You shouldn't be this deep in the forest alone. I'm not alone, I'm with you. Mr. What do they call you? अब ये देखिए आउट ऑफ कंसर्न इसे कह रहा है यू शुडंट बी दिस डीप इन द फॉरेस्ट अलोन. यू शुडंट, तुम्हें शुडंट यानी कि नहीं होना चाहिए, शुडंट बी नहीं होना चाहिए, बी यानी होना, दिस डीप. अब देखिए डीपनेस इस तरह से भी बताई जा सकती है और डीपनेस इस तरह से भी बताई जा सकती है. तो ये कह रहा है दिस डीप, इतनी गहराई में, इतना अंदर तक, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, अलोन अकेले, तुम्हें अकेले जंगल में, इतना अंदर जंगल में नहीं होना चाहिए. हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश, योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली एंड फ्लुएंटली. लर्न इंग्लिश विद मूवीज़ एंड टीवी सीरीज़ के एपिसोड में आज हम लेके आए हैं सिंड्रेला मूवी. देखिए इतनी क्लासिकल मूवी है, आई थॉट कि क्यों ना इसी के साथ में हम थोड़ी सी इंग्लिश सीख लें. देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले आज मैंने सिलेक्ट की है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप, जिससे पहले हम कैप्शंस के साथ सुनेंगे ताकि हमारी लिसनिंग की प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद हम उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे. आपको यहाँ पे आना है, ये क्लास को अटेंड करना है, और इसके साथ में आपको एक छोटा सा काम भी करना है. आपको जैसे जैसे वीडियो प्ले होगा उसे सुनिए, कैप्शंस को देखिए, वीडियो को पॉज करिए, और उसके बाद में वीडियो को साथ में आपको लाइंस को ट्रांसलेट करना है वर्बली या फिर लिख के, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो. और उसके बाद में जब हम साथ में उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको मैच करना है, देखना है कितना आप सही थे, कहाँ पे गलत थे, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू कर लेते हैं. जैसे कि मैंने बोला, ये एक इतनी क्लासिकल और इतनी पॉपुलर फेरी टेल है जिसे हम सभी ने किसी ना किसी फॉर्म में देखा होगा या सुना तो होगा ही इस बारे में. फिर भी मैं एक झटपट सा, फटाफट सा, ब्रीफ सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि मूवी किस बारे में है. देखिए एक लड़की होती है एला, जिसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसके शादी के बाद में थोड़ा सा टाइम निकलता है और उसके फादर की भी डेथ हो जाती है. फिर क्या था, उसकी जो स्टेप मदर होती है, जो स्टेप सिस्टर्स होती हैं, वो उसे बहुत बुली करती है, टॉर्चर करती है, उसकी लाइफ एक लिविंग हेल बना देती हैं. फिर उसकी लाइफ में एक बड़ा मोड़ आता है जब वो मिलती है प्रिंस चार्मिंग से, और फिर उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है, एंड वहाँ से शुरुआत होती है उनकी हैप्पीली एवर आफ्टर की. तो देखिए इस सीन में क्या होने वाला है. इस सीन में हम देखने वाले हैं कि एला और प्रिंस चार्मिंग फर्स्ट टाइम कैसे मिलते हैं, उनकी मुलाकात कैसी रहती है. तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं. Miss, are you all right? Hold on. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों जंगल में पहली बार मिल रहे हैं. सिंड्रेला अपनी फैमिली से फेडअप होकर जंगल में आती है, और वहीं पे प्रिंस आता है हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, और वहाँ पे इसको एक हिरन दिखता है जो बहुत डर में भाग रहा होता है, और मतलब सिंड्रेला उसे एक तरफ से वार्न करती है कि तुम चले जाओ. तो वो उसे बचाते बचाते जब ये बाकी के घोड़े आते हैं तो सिंड्रेला का घोड़ा थोड़ा बिदक जाता है, तो इसी वजह से वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. तो ये कह रही है, कंट्रोल करते हुए कह रही है, वो 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 ईजी बॉय. देखिए वो, ये हम रिएक्शन कब देते हैं, जब हम कोई सिचुएशन या आउट ऑफ कंट्रोल है, या हम थोड़े सरप्राइज हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, तो हम कहते हैं वो. ओके, फिर ये कह रही है ईजी बॉय, ये अपने घोड़े को कह रही है ईजी मतलब शांत रहो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी बॉय. जब हम किसी को शांत कराते हैं तब हम ऐसा कहते हैं. फिर अब प्रिंस कह रहा है मिस मिस. देखिए मिस क्यों कह रहा है, क्योंकि इसे जानता नहीं है, इसका नाम नहीं जानता, तो इसे एड्रेस करने के लिए ये मिस यूज़ कर रहा है. क्योंकि ये अनमैरिड, इसको लग रही है कि अनमैरिड है, तो इसलिए मिस कह रहा है. और अगर मैरिड होता है, कोई लेडी मैरिड होती है, तो उसे हम मिसेस कहते हैं. ठीक है. फिर ये कह रहा है आर यू ऑल राइट. आर यू, क्या तुम या आप, ऑल राइट ठीक हो, क्या आप ठीक हो. तो फिर ये इसे कह रहा है होल्ड ऑन, अरे रुको. होल्ड ऑन यानी कि रुकने के लिए, कि भाई इसका घोड़ा भागे जा रहा है, तो इसे कह रहा है रुको. फिर ये कह रही है इट्स फाइन, आई एम ऑल राइट. इट्स फाइन, ये ठीक है, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ. फिर ये कह रही है थैंक यू, इट्स फाइन. देखिए जब आपको कोई आपकी कंसर्न से कभी पूछता है कि कोई भी चीज़, मतलब आर यू ऑल राइट या ऐसा कुछ कभी पूछता है, तो हम कहते हैं कि भाई आपकी कंसर्न के लिए थैंक यू, पर मैं ठीक हूँ, आपकी हेल्प मुझे नहीं चाहिए. थैंक यू, इट्स फाइन, ये कहने का तरीका है कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, थैंक यू आपकी कंसर्न के लिए, पर मुझे हेल्प नहीं चाहिए. Are you all right? I'm all right, but you've nearly frightened the life out of him.
Who? The stag. अब प्रिंस सेम उसके जैसे रिएक्शन दे रहा है, कह रहा है वो 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 वो, रुको भाई रुको, आर यू ऑल राइट, वो उसके घोड़े को कंट्रोल करते हुए कह रहा है वो, आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो। ये फिर से उससे पूछ रहा है, जब घोड़ा रुक गया तो फिर इसे शांत होकर पूछ रहा है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कह रही है आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, बट मगर यू हैव, यहाँ पे यू मतलब यू हैव नियरली यानी कि लगभग, ऑलमोस्ट फ्राइटेंड। देखिए फ्राइटेंड क्या होता है, एक होता है फियर जिसका मतलब होता है डर, फ्राइट का मतलब भी वही होता है, ठीक है, और फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, जो डरने का एक्शन है, डरने की जो क्रिया उसे कहते हैं फ्राइटेंड। तो ये कह रही है यू हैव नियरली, तुमने लगभग फ्राइटेंड डरा दिया था द लाइफ आउट ऑफ हिम, यानी कि तुमने उसे उसकी डर के मारे जान ही निकाल दी थी, मतलब इतना डरा दिया कि उसकी जान ही निकल जाती। तो फिर ये आश्चर्य से पूछ रहा है हु, कौन, किसकी बात कर रही हो तुम। तो कह रही है द स्टैग। स्टैग क्या होता है, स्टैग होता है हिरन, जो नर हिरन होता है, जो मेल हिरन होता है उसे हम कहते हैं स्टैग। वैसे ही स्टैग देखिए जो सिंगल मैन होते हैं, ठीक है, सिंगल जो मैन होते हैं उनको भी स्टैग कहा जाता है। आपने सुना होगा स्टैग एंट्री, किसी क्लब या किसी बार वगैरह में जो होती है स्टैग एंट्री, उसी को कहते हैं जब लड़के सिंगल हो, जब लड़की के साथ में होते हैं उसे कपल एंट्री बोलते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं स्टैग एंट्री। आपने स्टैग पार्टी भी शायद सुना होगा, जब किसी लड़के की शादी होने वाली होती है तो उससे पहले उसके फ्रेंड्स उसके लिए स्टैग पार्टी अरेंज करते हैं, तो उसे कहते हैं स्टैग पार्टी, ठीक है। What's he ever done to you that you should chase him about? I must confess I've never met him before. अब देखिए ये से आगे पूछ रही है, कह रही है व्हाट्स ही एवर डन टू यू दैट यू शुड चेज हिम अबाउट। व्हाट, देखिए व्हाट्स यहाँ पे ये कह रही है व्हाट हैज़, इसका कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन है ये। देखिए जब व्हाट्स लिखते हैं तो उससे उसका मतलब हो सकता है व्हाट इज़, व्हाट वाज और व्हाट हैज़। जब भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो उसके ये तीन तरह से मतलब निकल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है व्हाट हैज़ ही, उसने एवर डन टू यू, तुम्हारे साथ ऐसा कभी क्या किया, डन टू यू दैट कि यू शुड चेज हिम अबाउट, कि तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए या तुम्हें उसका पीछा करना पड़ रहा है, कि भाई उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उसके पीछे पड़े हो। तो फिर अब ये बहुत ही फैसिनेटेड है, इसके एक्सप्रेशन से ही समझ में आ रहा है, और ये कह रहा है क्योंकि ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई इस तरह से उसे पूछेगा, किसी के इस बात पे ऐसे रिएक्शन होंगे, क्योंकि देखिए रॉयल्स तो हंटिंग करते ही हैं, ये इनके लिए नॉर्मल बात है। इसका मतलब ये नहीं है जिस भी जानवर का वो हंट कर रहे हैं उसने उनका कुछ बिगाड़ा है, ये उनके लिए एक तरह से एंटरटेनिंग एक्टिविटी होती है। तो इसीलिए ये इसकी बात पे ऐसे थोड़ा फैसिनेटेड है, और ये कह रहा है आई मस्ट कन्फेस, मुझे करना पड़ेगा या करना होगा। जब हम बाध्यता बताते हैं तो हम कहते हैं मस्ट। कन्फेस स्वीकार करना या कबूल करना, जब हम अपनी कोई गलती, अपनी कोई बात स्वीकार करते हैं तो उसे कहते हैं आउट लाउड, यानी बोल के स्वीकार करते हैं उसे कहते हैं कन्फेस करना। आई हैव नेवर मेट, मैं कभी नहीं मिला, नेवर कभी नहीं, मेट उससे, हिम बिफोर उससे पहले कभी नहीं मिला, मुझे ये बात कन्फेस करनी पड़ेगी। He is a friend of yours. An acquaintance. We met just now. I looked into his eyes and he looked into mine and I just... अब ये से पूछ रहा है कि भाई तुम उसकी इतनी एडवोकेसी कर रही हो। He is a friend of yours. He is, वो है, फ्रेंड दोस्त तुम्हारा, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? ये से पूछ रहा है कि भाई क्या तुम्हारा दोस्त है कि तुम ऐसा बोल रही हो? तो उसने बोला एन एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस कौन होते हैं? जिससे आपकी जान पहचान होती है। देखिए फ्रेंड्स तो आपको पता ही है, एक्वेंटेंस होते हैं जिन्हें आप सिर्फ जानते हैं, पहचानते हैं, कभी मिले होंगे, ठीक है। फिर ये कह रही है वी मेट जस्ट नाउ, हम अभी अभी मिले हैं। मेट, अब देखिए क्योंकि ये पास्ट सिंपल है, हम अभी अभी मिले थे या मिले हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो इसलिए वो कह रही है वी जस्ट मेट जस्ट नाउ, आई लुक्ड इनटू हिज आईज। यहाँ पे देखिए पास्ट सिंपल चल रहा है, फिर से आई लुक्ड इनटू, मैंने देखा, देखने को, हिज आईज मैंने उसकी आंखों में देखा, इसलिए लुक्ड इनटू, एंड
ही लुक्ड इनटू माइन, और उसने मेरी आंखों में देखा, मतलब हमारा आई कांटेक्ट हुआ, उसने मेरी आंखों में देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा. Felt he had a great deal left to do with his life. That's all. Miss, what do they call you? Never mind what they call me. फिर ये अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हुए कह रही है, एंड आई जस्ट फेल्ट ही हैड अ ग्रेट डील लेफ्ट टू डू विथ हिज लाइफ. एंड, और भाई मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने मेरी आंखों में देखा, और आई जस्ट फेल्ट, मुझे बस महसूस हुआ. जस्ट बस, फेल्ट देखिए फील की थर्ड फॉर्म है. आई जस्ट, सॉरी ये यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है क्योंकि ये वही पास्ट सिंपल चल रहा है, तो ये सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हुए कह रही है, आई जस्ट फेल्ट, मुझे बस महसूस हुआ, ही हैड अ ग्रेट डील लेफ्ट. यानी कि ग्रेट डील का क्या मतलब है, मतलब कोई सौदा करने की बात नहीं हो रही है. ग्रेट डील से मतलब है कि उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी करना है. ग्रेट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो बता रही है बहुत कुछ बड़ा. डील करने को बचा है, लेफ्ट टू डू करने के लिए, विथ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी के साथ, यानी कि उसे अपने जीवन में भी बहुत कुछ करना बाकी है. मुझे ऐसा महसूस हुआ. दैट्स ऑल, बस इतना ही. दैट्स ऑल मतलब कि भाई मैं उसकी फ्रेंड नहीं हूँ, पर मुझे उसकी आंखों में देखने से ऐसा लगा, बस ये बात है. तो फिर ये कह रहा है, मिस व्हाट डू दे कॉल यू. मिस व्हाट क्या डू, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे दे है, ठीक है, प्लूरल यहाँ पे प्रोनाउन है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं डू, डज नहीं लगा रहे. दे कॉल यू, वो तुम्हें क्या बुलाते हैं. वो कौन है यहाँ पे, जो लोग तुम्हें जानते होंगे, मतलब वो तुम्हें क्या बुलाता है. अब ये देखिए, ये एक पूछने का तरीका है कि आपका नाम क्या है. इट्स अ फैंसी वे टू आस्क कि आपका नाम क्या है. देखिए आप भी कभी किसी को थोड़ा फैंसी वे में पूछना, तो आप भी इस तरह से पूछ सकते हैं. बेसिक से कुछ हटके है ये. तो फिर ये कह रहा है तुम्हें क्या बुलाते हैं, तो ये कह रही है नेवर माइंड. नेवर माइंड का क्या मतलब होता है, नेवर माइंड का मतलब होता है कि जाने दो, छोड़ो, रहने दो. व्हाट दे कॉल मी, तो कह रही है जाने दो कि वो मुझे क्या बुलाते हैं. You shouldn't be this deep in the forest alone. I'm not alone, I'm with you. Mr. What do they call you? अब ये देखिए आउट ऑफ कंसर्न इसे कह रहा है, यू शुडंट बी दिस डीप इन द फॉरेस्ट अलोन. यू शुडंट, तुम्हें, शुडंट यानी कि नहीं होना चाहिए, शुडंट बी नहीं होना चाहिए, बी यानी होना, दिस डीप. अब देखिए डीपनेस इस तरह से भी बताई जा सकती है और डीपनेस इस तरह से भी बताई जा सकती है. तो ये कह रहा है दिस डीप, इतनी गहराई में, इतना अंदर तक, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, अलोन अकेले, तुम्हें अकेले जंगल में, इतना अंदर जंगल में नहीं होना चाहिए. तो फिर ये कह रही है, अब देखिए भी विटी रिप्लाई करते हुए कह रही है, आई एम नॉट अलोन, मैं अकेले कहाँ हूँ, मैं अकेले नहीं हूँ. आई एम विथ यू मिस्टर, मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं आपके साथ हूँ मिस्टर. फिर ये पूछ रही है, इसी का सवाल इसको वापस पूछते हुए कह रही है, व्हाट डू दे कॉल यू. व्हाट डू दे कॉल यू, वो तुम्हें क्या बुलाते हैं. You don't know who I am? That is, they call me Kit, or my father does, when he's in a good mood. And where do you live, Mr. Kit? अब देखिए इसने जैसे ही इससे क्वेश्चन पूछा, इसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि भाई ये प्रिंस है, इनके किंगडम का, इनके राज्य का प्रिंस है, और प्रिंस को तो सभी जानते हैं. तो फिर ये बहुत शौक है और ये कह रहा है, यू डोंट नो हु आई एम. यू, तुम, डोंट नहीं, नो जानती, हु कौन, मैं हूँ, यानी मैं कौन हूँ ये बात तुम नहीं जानती. दैट इज़, तो इससे पहले आश्चर्य में बोल रहे हैं, दैट इज़, शायद ही बोलने वाला, दैट इज़ वियर्ड या दैट इज़ न्यू, कुछ भी. फिर इसने अपनी बात को पलटते हुए, जल्दी से सोचते हुए कहा, दे कॉल मी किट, क्योंकि इसे ऐसा लगा होगा कि भाई सब जानते हैं, मुझे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. अगर कोई सच में नहीं जानता तो अच्छा है, मैं इसे कॉमन मैन की तरह ही मिलूँ. तो इसीलिए इसने बोला दे कॉल मी किट, वो मुझे किट बुलाते हैं. और या फिर माई फादर डज, मेरे पिताजी बुलाते हैं. डज यानी कि वो यहाँ पे वो कॉल करने की बात कर रहा है. माई फादर डज, मेरे पिताजी बुलाते हैं. व्हेन ही इज़ इन अ गुड मूड, जब वो अच्छे मूड में होते हैं तो मेरे पिताजी बुलाते हैं. अब देखिए क्योंकि ये प्रिंस है, नॉर्मल सी बात है, इसे लोग किट तो नहीं बुला रहे होंगे, तो इसीलिए उसके पेरेंट्स ही उसे उसके नाम से बुलाते होंगे. तो ये कह रहा है कि जनरली मेरे पापा बुलाते हैं जब उनका अच्छा मूड होता है. अब इसको रीज़न भी है कि इसे क्यों नहीं पता कि ये प्रिंस है,
क्योंकि देखिए ये हमेशा अपने घर में बंद रही है, इसके स्टेप मदर और सिस्टर्स ने इसे कभी बाहर ही नहीं निकलने दिया, तो इसलिए ये प्रिंस को नहीं जानती है। इसने सुना होगा इसके बारे में पर वो देखा नहीं है, कभी जानती नहीं है। तो फिर ये से पूछ रही है एंड वेयर डू यू लिव मिस्टर किट, एंड और वेयर कहाँ, डू यू लिव तुम रहते हो, मिस्टर किट, मिस्टर किट तुम कहाँ रहते हो। अभी भी देखिए ये मिस्टर बोल रही है इसे, क्योंकि ये अभी अभी नए नए मिले हैं, तो इसे नेम टू नेम बेसिस पे अभी एड्रेस नहीं कर सकती। वो हम तब करते हैं जब हम किसी को अच्छे से जानने लग जाते हैं, दोस्ती हो जाती है। Palace? My father's teaching me his trade. You're an apprentice. Of a sort. That's very fine. Do they treat you well? अब देखिए क्योंकि ये एक ऐसा जेनेरिक क्वेश्चन है जो अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई आपका घर कहाँ है, आप रहते कहाँ हो, तो आपका एकदम से रिएक्शन निकल जाएगा, आप तुरंत बोल पड़ोगे। तो इसके साथ भी यही हुआ और इसने बोल दिया एट द पैलेस, भाई मैं तो महल में रहता हूँ। फिर बोलते इसे ध्यान आया कि अरे मैंने क्या बोल दिया। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही हुआ कि तुम महल में क्यों रहते हो, तो इसने बात तुरंत बनाते हुए कह दिया माई फादर्स टीचिंग मी, मेरे पिताजी इज़ टीचिंग मी, सिखा रहे हैं, हिज ट्रेड, वो अपना ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार, अपना व्यापार मुझे सिखा रहे हैं। तो फिर ये कह रही है यू आर एन अप्रेंटिस, ये भी बहुत एक्साइटेड होते हुए कह रही है यू आर एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है, अप्रेंटिस होता है, देखिए जब कोई इंसान किसी स्किलफुल इंसान के नीचे रह के, अंडर रह के वो कोई वही स्किल सीखता है, उसे अप्रेंटिस कहते हैं। अब आपको लगेगा कि स्टूडेंट भी तो कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट और अप्रेंटिस में क्या फ़र्क होता है, स्टूडेंट जनरली बुक्स वगैरह से पढ़ता है, वो थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं। और अप्रेंटिस क्या होते हैं, अप्रेंटिस वो होते हैं जो जिस इंसान को एक कला आती है उसके अंडर रह के वही कला सीखते हैं, वो प्रैक्टिकली सीखते हैं, उस काम को करते करते सीखते हैं, तो उसे अप्रेंटिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई लुहार है, ठीक है, तो उसके अंडर कोई रह के अगर वही लुहार वाला काम सीखेगा तो उसे अप्रेंटिस कहेंगे, स्टूडेंट नहीं। आई होप अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे। फिर ये कह रहा है ऑफ अ सॉर्ट, एक तरह से। अब देखिए यहाँ पे कितना स्मार्टली रिप्लाई कर रहा है, ये इससे पूरा झूठ भी नहीं बोल रहा और सच भी नहीं बोल रहा। ऑफ अ सॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि हाँ भाई एक तरह से हूँ। क्यों, क्योंकि इसके पिताजी भी इसे राज करना सिखा रहे हैं, रॉयल्टी सिखा रहे हैं, तो इससे कह रहे हैं हाँ एक तरह से मान सकती हो। तो फिर ये कह रही है दैट्स वेरी फाइन, ये बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ ये है वेरी, बहुत फाइन, अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। फिर ये कह रही है डू दे ट्रीट यू वेल, क्या वो तुम्हें अच्छे से रखते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं। ट्रीट मतलब तुम्हारे साथ जो व्यवहार है उनका, क्या वो अच्छा है। Better than I deserve, most likely. And you? They treat me as well as they're able. I'm sorry. It's not your doing. Nor yours either, I'll bet. अब ये रिप्लाई करते हुए कह रहा है बेटर देन आई डिजर्व, मोस्ट लाइकली। बेटर यानी कि बेहतर, ये है गुड की कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि काफ़ी अच्छा। किससे अच्छा, देन लगा रहे हैं बताने के लिए किससे अच्छा। आई डिज़र्व, जितना मैं योग्य हूँ, जितना मैं पात्र हूँ, करना डिज़र्व करता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा करते हैं मुझे। मोस्ट लाइकली मतलब कि शायद मुझे उससे ज़्यादा ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि ये एक प्रिंस है और प्रिंस के साथ तो सब ऑटोमेटिकली अच्छा बिहेव करेंगे ही, उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे, इसलिए कह रहा है ये बात। फिर ये से पूछ रहा है एंड यू, और तुम। तो फिर ये कह रही है दे ट्रीट मी एज वेल एज दे आर एबल। दे ट्रीट मी, वो मेरे को ट्रीट करते हैं, एज वेल एज मतलब उतना, अच्छे से, वेल जितना, एज पहला उतना, दूसरा जितना, दे आर एबल वो जितना करने में समर्थ है, जितना उनसे हो पाता है उतना वो करते हैं। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि भाई जिससे जितना हो पा रहा है वो उतना कर रहा है, कि भाई उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं पर उनके जितने बस के भाई उतना अच्छे से मुझे ट्रीट कर रहे हैं। अब देखिए ये कह रहा है आई एम सॉरी। क्यों, क्योंकि अगर इसे सही से ट्रीटमेंट मिल रहा होता तो ये क्लियरली बोल देती हाँ मुझे भी सही से मिल रहा है। इसने बात को इस तरह से प्रेजेंट इसीलिए किया है कि क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो कह रहा है आई एम सॉरी। तो फिर ये कह रही है इट्स नॉट योर डूइंग, ये से कह रही है कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, इट इज़ नॉट, ये नहीं है, योर डूइंग, यानी कि ये तुम्हारे कारण नहीं है, तुम्हारी वजह से नहीं है, या ये तुम्हारी करनी नहीं है, तुमने नहीं किया ये।
तो फिर ये कह रहा है नॉर योर्स ईदर आई बेट, नॉर यानी कि नहीं है, योर्स तुम्हारी भी, इधर भी आई बेट मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे ये कह रही है कि तुम्हारी डूइंग नहीं, और ये उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है और तुम्हारी भी नहीं है, तो इसलिए ये कह रहा है नॉर। अब देखिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते थे कि नीदर, नीदर योर्स आई बेट, हम ऐसे भी लिख सकते थे। नॉर और इधर नहीं लगाते तो भी ये सेंटेंस सही था, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉर लगा दी तो हम यहाँ पे नीदर की जगह ईदर लगा रहे हैं कि तुम्हारी भी नहीं है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। It's not so very bad. Others have it worse, I'm sure. We must simply have courage and be kind, mustn't we? Yes. You're right. That's exactly how I feel. अब ये कह रही है इट्स नॉट सो वेरी बैड, इट इज़, यह नॉट नहीं है, यह नहीं है, सो वेरी बैड यानी इतना भी बुरा नहीं है। अदर्स दूसरे लोग हैव इट वर्स यानी कि मेरे से भी बुरी, अब ये भी कंपैरेटिव है, किससे बुरी, मेरी सिचुएशन से भी बुरी। अदर्स हैव इट वर्स, आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है कि बाकी लोगों का शायद मुझसे भी बुरा हाल होगा। अब ये वही है क्योंकि ये काइंड है, ये अच्छी है, इसलिए बस ये कह रही है। फिर ये कह रही है वी मस्ट सिंपली हैव करेज एंड बी काइंड, वी हमें मस्ट होना चाहिए, सिंपली यानी बस, हैव करेज हमारे पास बस हिम्मत होनी चाहिए, एंड बी काइंड और हमें दया होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, जो भी लाइफ हमें दे रही है, हमारे पास थ्रो कर रही है, उसे सहने का, उसे जीने की का करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, एंड बी काइंड और हमें साथ साथ में दयालु भी होना चाहिए, काइंडनेस नहीं छोड़नी चाहिए नो मैटर व्हाट। फिर ये कह रही है मस्टंट बी, क्या हमें नहीं होना चाहिए, मस्टंट बी क्या हमें नहीं होना चाहिए, तो ये कह रहा है यस। अब देखिए इसकी बात सुन के और ज़्यादा फैसिनेटेड है, इसे और अच्छा लग रहा है कि भाई कितनी स्वीट है, कितनी अच्छी है, कितनी वाइज है। तो ये कह रहा है यस यू आर राइट, तुम ठीक कह रही हो, तुम सही हो, दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आई फील, मैं भी एग्जैक्टली ऐसा ही, मैं भी एकदम ऐसा ही फील करता हूँ, हाउ ऐसा ही, आई फील करता हूँ, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। तो हम फाइनली आ गए हैं वीडियो के एंड पे। अब देखिए मुझे पता है ये इतनी अच्छी मूवी है, इतनी इंटरेस्टिंग क्लिप थी और हमने इतना कुछ सीखा है, आज ट्रांसलेशन किया है, लिसनिंग की है। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है अगर अभी तक भी नहीं किया है, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि देखिए आपको भी पता होगा कि टैलेंट और स्किल से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी, और अगर आप यही कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, रोज़ आएंगे, वीडियोस देखेंगे, देखिए सारी मेहनत हमारी है, मूवी हम चूज़ कर रहे हैं, क्लिप हम चूज़ कर रहे हैं, कैप्शंस हम लिख रहे हैं, आपके साथ ट्रांसलेशन भी हम कर रहे हैं, आपको सिर्फ आना है, आपको आने की हैबिट बनानी है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और देखिएगा धीरे धीरे आप खुद नोटिस करेंगे आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो गई। नेक्स्ट टाइम जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको वर्ड्स नेचुरली आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। ये असर होता है कोई भी लैंग्वेज को सुनने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, और ट्रांसलेशन करने से क्या होता है आपका दिमाग धीरे धीरे उस चीज़ को और ज़्यादा ग्रास्प कर पाता है। तो इसीलिए आपको एक हैबिट ज़रूर फॉर्म करनी है, इस मामले में कंसिस्टेंसी ज़रूर शो करनी है। देखिए 15 से 20 मिनट की एक वीडियो होती है, आपको बस इतना सा टाइम देना है और आप खुद नोटिस करेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट है आपकी इंग्लिश में। और उसके साथ में ऐसे आपके कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, जानकार हैं जिन्हें भी इन वीडियोस से फ़ायदा हो सकता है, उनके साथ भी ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।